ये हमारी खुशबख्ती है कि वाइस चांसलर की सूरत में एक ऐसा बाप की शफ़क़त रखने वाला एक शख्स हमारे दरमियान मौजूद है, जिनको मैं इत्तेफाक से, चूँकि मेरा भी शहर वही है जहाँ इन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत काम किया है। बुनियादी तौर पे साइंस के आदमी हैं और कुरान के ऊपर इनको जो अबूर है, पूरी दुनिया इन्हें बुलाती है साइंस और कुरान के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे वो एथेंस हो, चाहे ग्रीक हो, इटली हो, हर जगह आप जाते हैं। हिंदुस्तान में तो सारी जगह पर आपने बार बार इस बात को साबित किया है कि साइंस और कुरान जो है दो चीज़ें नहीं है, बल्कि कितना इस्तेफ़ादा साइंस ने कुरान से किया है। इसके अलावा आपने जामिया में रहते हुए अपना घर जो है वो मुफ्त में लोगों को दे दिया कि मैं एक छोटे से 2 कमरे के मकान में मुंतकिल होता हूँ, इसे एक साइंस की कोचिंग सेंटर के तौर पे इसे इस्तेमाल करो और शाम को कुरान की क्लासेस लगाओ। ऐसा लोग घर बनाते तो हैं, देते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं बच्चों से फिर इसलिए बता रहा हूँ कि आज भी इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमारे दरमियान में मौजूद हैं और इन्होंने दिल्ली में जिस इदारे को भी हाथ लगाया उसे चमका दिया। जिस कॉलेज में आप पढ़े उसी में पढ़ाया, उसी के प्रिंसिपल है। और उसके बाद आपने ये सोचा कि मुझे साइंस बहुत पिछड़ गई है उर्दू वालों के दरमियान, तो साइंस को मकबूल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने अपने जेब ख़ास से एक रिसाला आज से 25 साल पहले शुरू किया था, उर्दू में साइंस मंथली माहनामा निकालना। आप सब समझ सकते हैं कितना मुश्किल काम है, और वो भी बग़ैर किसी ग्रांट के, बग़ैर किसी सोर्स के। और आज उसके 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद जितने शोबेजात हैं, जिसका अभी जिक्र किया है प्रो वाइस चांसलर साहब ने, कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात हो कि आप तालीम हासिल करें और आपका प्लेसमेंट हो, आपको नौकरी मिले। पहली बार आपकी क़यादत में ये शुरू हुआ है, और ना जाने मतलब फिगर में ख्याल से कुछ आपको अभी मिलेंगी कि कितनी ज़्यादा प्लेसमेंट्स इस यूनिवर्सिटी से अब होने लगे हैं, जो आपके लिए अल्टीमेटली बहुत ही खुशाइन बात है। ये हमारे शेखुल जामिया साहब का ये कारनामा था। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको जिस तरह से इन्होंने चमकाया है, चाहे वो हमारी लाइब्रेरी हो या एमसी हो या हमारे दूसरे आईटी सेंटर्स हो, हर चीज़ को मतलब बिल्कुल शानदार कर दिया है। वो एक अज़्म होता है और एक जिस तरह के एक बड़ा विजन होता है, उस पर इन्होंने काम किया है। इस यूनिवर्सिटी में इससे आने से पहले इन्होंने उर्दू साइंस कांग्रेस का आगाज़ किया था, जो इस यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है उसको। ये तीसरी पूरी नेशनल उर्दू साइंस कांग्रेस हुई। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका मानू ने किया। और इस साल सर ने कौमी सतह पर उर्दू सोशल साइंस कांग्रेस का शुरुआत की है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये सब बातें, चूँकि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है तो इसके ऊपर ये फ़र्ज़ होता था कि उर्दू को पॉपुलराइज़ करने में साइंस और सोशल साइंस के साथ हवाले से जहाँ हम बहुत बिछड़ गए हैं, और ये सब चीज़ें मजबूत होंगी तो आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज में आएंगे, दूसरी सर्विसेज में आएंगे। मैं बहुत अदब और एहतराम से अपने हदील अजीज़ शेखुल जामिया मोहतरम डॉक्टर असलम परवेज़ साहब से, जिनको आप सुनेंगे और इत्मीनान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी तफसील से आपसे बात करेंगे, वाइस चांसलर साहब। अज़ीज़ साथियों, प्यारी बच्चियों और बच्चों और काबिल सद एहतराम वो वालिदैन जो आज बच्चों के साथ आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका इस यूनिवर्सिटी में खैर मक़दम करता हूँ इस नए तालीमी साल में और इस नए इदारे में जिसमें आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। आज की इस मुलाकात का मकसद कुछ आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताना, कुछ यहाँ के तौर तरीक़ों के बारे में बताना, और कुछ आपको ये समझाना कि ये आपके ज़िंदगी में जो तब्दीली है, जिसको मैं समझता हूँ पूरी तरह से अभी शायद आप महसूस भी नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अभी तो आप, मैं ये कह सकता हूँ कि अक्सरियत तो अभी सुकून में भी नहीं होगी, क्योंकि किसी को कमरे की तलाश होगी, किसी को हॉस्टल की तलाश होगी, किसी को ये याद आ रहा होगा कि क्या सामान घर पर रह गया, क्या मैं ले आया, किसी को घर वाले याद आ रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। तो अभी सेटलमेंट में आपको वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच में बाद में आपको इससे पहले कि एहसास हो, और उस एहसास होने से पहले कहीं आपका पैर फिसल जाए या गलती हो जाए, तो उससे पहले अच्छा है कि आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है, जिसको महसूस आप थोड़े दिन बाद करेंगे, मैं अभी से उसके बारे में आपको बता दूं। और देखिए, पहली बात मैं उर्दू यूनिवर्सिटी से करूं कि ये यूनिवर्सिटी मुल्क की वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसका ज़रिया तालीम उर्दू है।
उर्दू में मीडियम के ज़रिए, उर्दू ज़बान के ज़रिए यहाँ आला तालीम फ़राहम की जाती है। इसीलिए आपके दाखिले के वक्त ये शर्त थी कि आपको उर्दू आती हो। अब उर्दू यूनिवर्सिटी से जब आप पास होके जाएंगे तो ये पहचान होगी आपकी कि आप उर्दू यूनिवर्सिटी से आए। ये सबसे पहली और सबसे अहम बात है, इसलिए मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा यहाँ भी ज़िक्र अनीस आज़मी साहब ने भी किया कि उर्दू या कोई भी ज़बान एक ज़बान नहीं होती बल्कि एक तहज़ीब होती है। लेकिन मैं सबसे पहले ज़बान की बात करना चाहूँगा कि यहाँ जब आप आ गए और 3-4 अंडरटेकिंग भी आपने साइन कर दी, लेकिन एक अंडरटेकिंग आपने साइन नहीं करी, उसका मैं इस वक्त आपसे ज़िक्र कर दूं, क्योंकि वो साइन कागज़ पे नहीं होंगे, वो आपके दिलो दिमाग पे होंगे। वो साइन क्या होंगे कि मैं उर्दू ज़बान से मोहब्बत करता हूँ और उसका हक़ अदा करूँगा, क्योंकि मैं उस दरसगाह में पढ़ के निकल रहा हूँ, फ़ारिग होकर निकल रहा हूँ जहाँ मेरा ज़रिए तालीम उर्दू थी। इसके लिए आपको क्या करना होगा इसका हक़ अदा करने के लिए? पहली चीज़ ये कि जब आप एक दरख्वास्त लिख के भेजें अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से लेके वाइस चांसलर तक को, वो आपके हाथ से उर्दू में लिखी होनी चाहिए। वो उर्दू आप कैसे लिख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि यहाँ 2 मेन स्ट्रीम्स के बच्चे आते हैं। एक स्ट्रीम मदरसे की है, एक स्ट्रीम स्कूल्स की है। मैं बिलाशुबा कह सकता हूँ कि मदरसे की स्ट्रीम से आने वाले बच्चों का ख़त अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है और लिखना सीखा है। स्कूल के बच्चों का निस्बतन ख़त कमज़ोर होगा, यानी उसमें पूरी रेंज मिलेगी, क्योंकि ये इस बात पे मुनहसिर है कि वो किस स्कूल से आ रहे हैं, उस स्कूल ने कितना उनके साथ इंसाफ किया है। देखिए, किसी वक्त आप यकीनन या तो अब तक सोच चुके होंगे या ये ज़रूर सोचेंगे कि ये जो स्कूल के मैंने 12 साल गुजारे, या फजीलत या आलिमियत के 7 साल या 8 साल गुजारे मदरसे में, इस मदरसे ने मुझे क्या दिया, मेरी शख्सियत में क्या तब्दीली आई, मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, मेरा कौन सा शोबा कमज़ोर रह गया। और अगर उसके लिए ज़िम्मेदार कुछ अफराद होंगे तो आप हमेशा दिल में ख्याल करेंगे कि काश ये अफराद भी मेरे साथ मेहनत करते या मुझे वक्त देते तो मेरा ये हिस्सा भी, ये शोबा भी निखर जाता, मेरी शख्सियत कुछ और बेहतर हो जाती, कुछ और जाजिब हो जाती, मैं अपनी बात को ज़्यादा पुरअसर अंदाज में कह सकता या अच्छे अंदाज से लिख सकता। लेकिन जो हुआ सो हुआ। हम सब अपनी जगह समझदार हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है कि अगर आपकी तहरीर अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, तो उसको आपको आज ही से सुधारना है, क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्सिटी में आपका वक्त गुजरेगा और बढ़ेगा, आप पे तालीम में ज़िम्मेदारियों और बोझ बढ़ता चला जाएगा। जो वक्त आज है वो और कम होगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपका ख़त जब आप लिखें तो वो ये दिखना चाहिए कि ये किसी उर्दू जानने वाले ने लिखा है, और ये अक्सरियत का शोबा कमज़ोर होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ जो हो सकता है आपको ताज्जुब हो इस बात को सुनकर, कि मैं ऑफ़िस में कम बैठता हूँ, बाहर बहुत घूमता हूँ, और क्लासेस में भी जाता हूँ, डिपार्टमेंट्स में भी जाता हूँ, और बच्चों को देखता भी हूँ, और ये भी देखता हूँ कि नोट्स कैसे बना रहा हूँ, कैसा लिख रहे हैं। और मेरे जो असातिज़ा, मेरे साथी हैं, मुझे इस बात की इजाज़त दे देते हैं कि मैं उनकी क्लास में चला जाऊँ, उनके बच्चों के नोट्स तय कर लूँ। ये हमारे बीच का अंडरस्टैंडिंग है कि उनका दिल इतना खुला है कि मेरे क्लास में जाने से वो बुरा नहीं मानते, ऑफेंडेड फील नहीं करते, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि मैं बराह रास्त तलबा के कॉन्टेक्ट में हूँ। तो मुझे अगर कहीं पे अच्छा ख़त नहीं दिखेगा, मैं किताबत या ख़त्ताती की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लफ्ज़ उस तरह बना हुआ हो, सीन हो तो उसके 3 शोशे पूरे हों, हर चीज़ का एहतमाम की उर्दू लिखी हुई दिखे कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी का लड़का लिख रहा है, वरना हमारी इमेज बिल्डिंग होगी नहीं जब आप बाहर जाएंगे और उर्दू ऐसे लिख के देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी सी गुंजाइश का पहलू निकल आया है, अल्लाह भला करे इन पेज का, कि अब आप टाइप करके अपनी तहरीर के कमज़ोरी को छुपा सकते हैं। लेकिन क्या करें, जब बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा, उसके लिए कोई मशीन नहीं आई। स्टीफन हॉकिंग के पास थी एक,
लेकिन बाकी आदमी तो अपनी ज़बान से ही बोलते हैं, इस मुंह से ही बोलते हैं। वहाँ ख़ास आपको ख्याल रखना है कि जब आप उर्दू बोलें तो ये सोच के बोलिएगा कि आप उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं या उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या उर्दू यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होके गए। यहाँ मुझे बहुत फ़िक्र है क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है और इसकी कुछ निशानी मैं अभी देख चुका हूँ और उनको ज़रूर उसके लिए भी मैं काम करूँगा और उन लोगों से ज़रूर रब्ता करूँगा जहाँ कमज़ोरी रही, ख़ास तौर से अपने तलबा से। तलफ़्फ़ुज़ में दो चीज़ें हैं, एक तो अदायगी कैसे हो, दूसरे ये कि हमारे उर्दू जब बोलें तो इलाक़ाइयत की छाप नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है आपके लिए और ये सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि कुछ इलाक़े हैं जहाँ तस्कीर व तानीस का फ़र्क नहीं है, जेंडर का फ़र्क नहीं है, मैस्कुलाइन फेमिनिन का, जमा वाहिद का फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको आप वहाँ तक रखिए जब थे। जब आप उर्दू ज़बान में जुड़े हैं और उर्दू यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आपको मेहनत करके उस चीज़ को दुरुस्त करना है, वरना ये नहीं लगेगा। क्योंकि आप जब उर्दू बोलें तो किसी को ये पता न लगे कि आप किस इलाके के हैं, क्योंकि हर इलाके की कुछ मखसूस अदायगी होती है जिसको हम लोग समझते हैं, अक्सर समझते हैं लोग, दुनिया समझती है। उसमें जो अच्छा है तो अच्छा है। मिसाल के तौर पे दक्कनी बड़ी खूबसूरत ज़बान है, दक्कनी पहलू आ जाता है या फ्लेवर आ जाता है तो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हुरूफ गलत नहीं हो रहा है, वो अदायगी गलत नहीं हो रही। लेकिन जहाँ अदायगी गलत होती है, जमा की जगह वाहिद आ रहा है, वाहिद की जगह जमा आ रहा है, तस्कीरी की जगह तानीस आ रही है, फूल खिला है की जगह आप लिखते हैं फूल खिली है, तो बात नहीं बनती, ख़ास तौर से अगर आप उर्दू यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं। और याद रखिए ये आपकी शख्सियत का हिस्सा है। जब आप खड़े होकर बोलते हैं तो आप जिस ज़बान को बोलें उसका हक़ अदा करके बोलिए। और चूँकि उर्दू है और उर्दू यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, लिहाजा इसका आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। इससे फ़ायदा आपका होगी, आपका फ़ायदा होगा। देखिए मैं गलत बोल गया, फ़ायदा होगी, मैं भी चौंका और आप भी हंसे। अब आप सोचिए जब आप ऐसा बोलेंगे तो चाहे मुरव्वतन कोई आपके सामने ना हंसे, लेकिन दिल में हंसेगा और नोट कर लेगा कि इनकी उर्दू की हालत ये है और ये कह रहे हैं उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप में से अक्सरियत स्कूल से अब ग्रेजुएशन के लेवल पे आई, क्योंकि आज जो नए बच्चे हमारे यहाँ हैं उसमें बीए के भी बच्चे हैं, बीए बीएससी बीकॉम के भी हैं, मास्टर्स के भी हैं जो बाहर से बीए बीएससी करके आए हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटी से कॉलेज के पढ़ के आए हैं। चूँकि मैं दाखिले में बैठा हूँ इसलिए बहुत से मेरे सामने इदारे भी हैं, अलीगढ़ के बच्चे हमारे आए हैं, जामिया के बच्चे आए हैं अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ देखूँ, और बहुत से कॉलेजेस से भी पास होके आए हैं या मदारिस से आए हैं। ये जो तालीम का, मुझे नहीं पता आप किस मकसद से यहाँ आए, किस वजह से आपने दाखिला लिया, आप बीए बीएससी बीकॉम क्यों करना चाहते हैं, मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं। जो मास्टर्स कर चुके उनकी समझ में बात तो ये आती है कि वो अगर पीएचडी में दाखिला लिया, पीएचडी करने आए हैं तो समझ में आती है बात। लेकिन स्कूलिंग और मदरसा करने के बाद ख़ास तौर से मदरसों के वो बच्चे जो दरस निज़ामे से फ़ारिग होकर इस असरी उलूम की तरफ आ रहे हैं, उनके जहन में कुछ सोच है, वो असरी उलूम की तरफ आए हैं, लेकिन ये एक बड़ी तब्दीली है। उस तब्दीली की बात करने से पहले मैं ये पूछना भी चाहूँगा और इस पे अपनी भी आपको कुछ मशवरा देना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अक्सरियत हमारी इस वजह से करती है कि हमें अच्छा रोज़गार चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, एक बाइज़्ज़त साफ़ सुथरा वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब चाहिए, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम असरी उलूम की तरफ आए हैं। क्योंकि अमूमन मदारिस से फ़ारिग होने के बाद हमें इस तरह के रोज़गार नहीं मिलते जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और जिसमें हम चाहते हैं जोड़ना। तो अगर हमारा हुसूल इल्म, ये तालीम हासिल करना जॉब के लिए है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए इसको नहीं होना चाहिए। असल मकसद जो है तालीम का वो अपनी ग्रोथ है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह पा गया जिसने अपनी ज़ात की, अपने नफ्स की, अपने सेल्फ की ग्रोथ करी, बढ़वार करी। उस बढ़वार के लिए इल्म बहुत अहम है।
ये मेन मकसद आपका होना चाहिए कि मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, मैं इसलिए तरह तरह के उलूम हासिल करना चाहता हूँ, नई नई किताबें पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरा जहन खुले। बाहर की जब आप किसी ऑथर को पढ़ते हैं, किसी मुसन्निफ़ को पढ़ते हैं, तो दर हकीकत आप उसका जहन पढ़ते हैं जो उस वक्त उस मौजू पे वो रकम तराज है जो वो लिख रहा है। तो इस तरह से हमें दूसरों के अजहान में झांकने का मौका मिलता है कि अफ्रीका में रहने वाला एक शख्स इस मौजू पे क्या लिखता है, अमेरिका में रहने वाला क्या लिखता है। तो यहीं बैठे बैठे आपको दूसरे साहिब अक़ल और समझदार लोगों की बातें पढ़ने का, समझने का मौका मिलता है, जिससे आपका जहन वसी होता है। ये वुसअतें जहन की बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहीं से ग्रोथ होती है, यहीं से बढ़वार होती है। तो इल्म का असल मकसद जो आपके सामने हो वो ये हो कि मैं अपनी शख्सियत को निखारना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी बढ़वार चाहता हूँ, उसका नश्व नुमा चाहता हूँ, उसकी ग्रोथ चाहता हूँ। इसके लिए ज़ाहिर है अगर आप सिर्फ आपका रूटीन ये रहेगा कि टाइम टेबल मिला, 9 बजे क्लास है, तो मैं हॉस्टल से उठते हुए, आते हुए, जाते हुए 9:10 या 2:15 तक क्लास में बैठा, जाके पहुंचा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, क्या बोर्ड पे लिखा है। मैंने भी एक रजिस्टर खोला, कुछ देखा, कुछ लिख लिया, कुछ सुन लिया। उसके बाद घड़ी देखी, टाइम हो गया, वहाँ से उठ के बाहर आ गया। दिल हुआ दूसरी क्लास में चला गया, वरना कैंटीन में चला गया या दोस्तों के साथ बातें करने लगा। वो मेरा दिन मुकम्मल हो गया, अगले दिन एक दूसरी क्लास शुरू हो गई। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ 1% भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पूरी तरह से उतरना पड़ेगा। ना सिर्फ क्लास की पढ़ाई बल्कि लाइब्रेरी जाके मज़ीद पढ़ाई, और वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की नहीं होगी। देखिए टेक्स्ट बुक्स की पढ़ाई तो बड़ी महदूद पढ़ाई है। हक़ तो यह है कि सब्जेक्ट भी, मिसाल तौर पर अगर मैं बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था, नबातियात, तो मैं बॉटनी को सिर्फ बॉटनी की किताबों से पढ़ूंगा तो मैं 10% से ज़्यादा बॉटनी नहीं पा सकता। मुझे बॉटनी बाहर मिलती है, मुझे दरख्तों में मिलती है, जंगलात में मिलती है, घास फूस में मिलती है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से घूम के बाहर देख के मुझे नज़र आती है। यहाँ की औरतें जब बालों में फूल लगा के चलती हैं, जो यहाँ का कल्चर है, मुझे वहाँ बॉटनी दिखती है, वो मोहब्बत दिखती है उन फूलों से, उनका इस्तेमाल दिखता है। किताब से बाहर लाना होगा अपनी तालीम को, और वो तमाम मौक़े देखने होंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ ये बत्ती जल रही है तो मेरी फ़िज़िक्स इस बत्ती में है, यह एयर कंडीशनिंग चल रही है तो मेरी फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इस इलेक्ट्रिसिटी में है, इस एयर कंडीशनिंग में है कि ये कैसे काम कर रहा है। और मुझे ये भी समझना होगा कि मैं किस कीमत पर यहाँ ठंडक में बैठा हूँ। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि जब हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, जब एयर कंडीशनर लगता है तो अगर आप उसके सामने खड़े हो तो ठंडक देता है, पीछे खड़े हो तो बड़ी शदीद गर्मी देता है। यानी मैं अपनी ठंडक खरीद के अपनी गर्मी बाहर फेंक रहा हूँ और लोगों के लिए। अब ये सवाल है, क्या ये इंसाफ है? एम आई डूइंग द राइट थिंग? कि मैं अपने सुकून की खातिर दूसरों को बेसुकून कर रहा हूँ, दूसरों की तरफ गर्मी फेंक रहा हूँ, और वो गर्मी माहौल को गर्म कर रही है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की बात है, ज़मीन के गर्म होने की, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी इस तन आसानी और ऐश परस्ती का भी है कि हम में से हर कोई एयर कंडीशन चाहता है। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्हें अपने बचपन के दिन याद होंगे कि एयर कंडीशनिंग के बारे में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था, और उस पर दुनिया बड़ी पुरसुकून थी। रातें बड़ी ठंडी हुआ करती थी, आराम से सोया करते थे, ये गर्मी नहीं थी जो अब है। तो ये हमारी फैलाई हुई है। ये सब बातें हैं जो आपको सोचनी है, ये कोर्स की चीज़ें नहीं हैं। ये एक हसास जहन, बेदार दिमाग, और अगर जहन हसास नहीं है या अकल इस्तेमाल नहीं होती है एहसान, तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं। क्योंकि जानवर और इंसान के बीच में फ़र्क सिर्फ अकल के इस्तेमाल का है। इफ़ यू कैन थिंक यू एग्जिस्ट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप हैं, अगर आप नहीं सोच सकते तो आप नहीं हैं। गौर व फिक्र करना, तफक्कुर, तदब्बुर, ताक़िलून, जगह जगह बातें हैं जिन्होंने पढ़ा है और समझा है। तो हर चीज़ पे सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और हर चीज़ में कुछ नसीहत छुपी है, कुछ इल्म छुपा है। इसलिए कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने अपनी आयत कहा है, निशानी है। ये एयर कंडीशनिंग में एक निशानी है जो हमें समझाती है, सिखाती है, और ये सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या मैं एयर कंडीशनर में रहने से सच ठीक काम कर रहा हूँ,
क्या दूसरे लोगों को परेशानी में, बल्कि अब तो मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला करके मैं अगर ठंडी कार में या ठंडे मकान में रह रहा हूँ तो क्या जस्टिफाइड है? अक्सर आप अगर अपने साथियों में बात करें तो अगला सवाल ये होगा कि तुम्हारे एक एयर कंडीशनर के बंद होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, दुनिया तो गर्म है, पूछेंगे ना। मैं उसके लिए जवाब ये रखता हूँ कि मैं फ़र्क भले ना डाल सका, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूट तो नहीं किया। इस रुख को सोचिएगा। मैं बुराई नहीं दूर कर सका, लेकिन मैंने अपने हिस्से की बुराई रोक ली। और यही हम में से हर एक का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम में से हर एक को अपना हिसाब देना है, इज्तिमाई हिसाब की बात कहीं नहीं है। आई एम आंसरेबल टू व्हाट आई डू। मैं जवाबदेह हूँ उस काम का जो मैं करता हूँ। ठीक है, मैं नहीं करता क्योंकि मैं इसे ठीक नहीं समझता, दुनिया करती है, करने दो, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करना चाहता। ये सोच चाहिए, ये जहन चाहिए खुले हुए, जो ये फैसला कर सकें कि इंसानियत के हक़ की जो चीज़ें वो मैं करूँगा, मुझे अपना मफाद नहीं देखना, मुझे दूसरों के लिए सोचना है। और यहीं से इंसानियत की शुरुआत होती है, महराज नहीं है ये शुरुआत है कि जब आप दूसरे के लिए सोचना शुरू करते हैं। जब तक आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप इंसान नहीं हैं। बहुत अर्ली स्टेज, देखिए बच्चा जब घर में पैदा होता है वो बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड होता है। भूखा है तो रोएगा, हर चीज़ खुद लेगा, उसका खिलौना दूसरा बच्चा लेना चाहे रोने लगेगा, शेयर नहीं कर सकता, पॉसेसिव है, ये चीज़ मेरी है, ये खिलौना मेरा है। कभी बैठ के सोचिएगा, क्या हम बड़े हो गए हैं? क्या हमारा अब भी ये बिहेवियर नहीं है, ये चीज़ मेरी है? और वो पॉसेसिवनेस के हमारे अंदर अब भी नहीं है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा लंच है, ये हलवा मेरे घर से आया है। हॉस्टल में छुपा के रखूँगा, बड़ा मसला होता है जब मल्टी सीटेड, क्योंकि मैं रहा हूँ हॉस्टल में, मल्टी सीटेड रूम में रहूँ तो दो चीज़ों पे पार्टनर्स की बड़ी नज़र होती है कि इसका एमओ कब आया, घर से पैसे कब आए, और घर से खाने का क्या सामान आया और वो कहाँ रखा गया। ये एक तफरी भी है, लेकिन वाकई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हवा नहीं लगने देते कि क्या चीज़ आई और पैसे कब आए, क्योंकि वो शेयर नहीं करना चाहते। वो शायद अभी बड़े नहीं हुए, वो वाकई बच्चे हैं। तो बड़े होने का पहला मरहला ये है कि दूसरों के लिए सोचिए, थिंक फॉर अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए नहीं सोच सकते तो आप यकीन जाने हम इंसान ही नहीं हैं। अभी मुसलमान और अशरफुल मखलूक़ात तो बहुत दूर का सफ़र है, बड़े रास्ते लंबे हैं उसके। तो मैं देखिए ये सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब असातिज़ा यहाँ पर आपके वालिदैन की मानिंद हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी आप पे भारी भी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 4 आँखें थी जो देखती थी और माँ बाप की यहाँ 40 से भी ज़्यादा होंगी। हर जगह आपको देखा जाएगा, आपकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी, आपको टोका जाएगा, समझाया जाएगा, नहीं समझेंगे तो पकड़ा जाएगा। क्योंकि मेरा रब अगर बहुत रहीम और करीम भी है तो वो ये भी कहता है कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, उसकी पकड़ भी सख्त है। जब पकड़ तक की नौबत आ जाती है तो उस सख्ती को दिखाना भी हम पे फ़र्ज़ है उसके बंदे होने के नाते, कि उसकी सिफ़ात को अपनाना बंदगी की शान है। तो इसलिए ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ, और दूसरी बात ये कि हम कमिटेड फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि जवाबदेह महसूस करता हूँ मैं हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन के नाते, कि मैं जवाबदेह हूँ कि ये बच्चे जो इस इदारे में आए मैंने उनके लिए क्या किया, उनकी इस्लाह के लिए क्या किया, उनकी फलाह के लिए क्या किया। आई एम आंसरेबल। तो हम सब की अपनी पूरी, और ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम साथी, मेरे तमाम टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ यही माहौल आपको मिलेगा इस फैमिली में कि सब कमिटेड हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, दूर से आए हैं, परेशान आए हैं, घर का सारा इन्हें हम नहीं दे सकते, लेकिन व्हाट बेस्ट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, इनकी इस्लाह के लिए क्या कर सकते हैं, इनको समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ सब लोग। तो इन बातों का मेरा मकसद सिर्फ यही है। हाँ, एक चीज़ में थैंक्स फॉर द रिंग टोन, मैं शुरू में अनाउंस करना भूल गया था कि ये मजलिस के आदाब में बुनियादी चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, आज लिख लीजिए कि जब भी किसी मजलिस में हो तो आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट हो या ऑफ हो। तो कम से कम जिनका साइलेंट नहीं है साइलेंट कर लीजिए। मैं भी भूल गया था, साइलेंट कर लिया। फ़ोन साइलेंट होने चाहिए, और क्लास में तो बिल्कुल फ़ोन इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल साइलेंट रखिएगा कि उसमें टीचर भी आपको पकड़ेगा, आपका नुकसान होगा।
तो यहाँ पे हम लोग जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि ना सिर्फ ये कि आपको निसाब की बातें पढ़ाएं, बल्कि आपकी शख्सियत साजी करें। और वो शख्सियत साजी इल्म के साथ है, बल्कि मैं इस हद तक कहता हूँ और यकीन रखता हूँ कि तालीम और तरबियत गलत लफ्ज़ है, तरबियत तो तालीम सही प्रायोरिटी है। अगर तरबियत ना हो तो तालीम बेकार है। आज जितना फसाद और गड़बड़ आप देखते हैं अपने चारों तरफ, उनमें अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की है, जाहिलों की नहीं है, इलिटरेट्स की नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इंसानियत का नुकसान होता है, जिससे मुल्क का नुकसान होता है, जिससे किसी का भला नहीं होता। और वो बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, लेकिन एक तरबियत याफ्ता, भले ही उसने कहीं से सनद नहीं ली है, कहीं से फारिग नहीं है, कहीं से डिग्री सर्टिफिकेट नहीं लेके आया, लेकिन बड़ी अच्छी बातें करता है, इंसानियत की खिदमत की बातें करता है, इंसान दोस्त है, इंसान से दोस्ती रखता है, क्योंकि उसकी तरबियत अच्छी थी। तो तरबियत का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए तरबियत का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और जो माँ बाप यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनसे ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि ये बच्चे तो आप यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आपके घर में या आपके ख़ानदान में जो मज़ीद बच्चे हों, उनकी तरबियत पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तरबियत का खाना हमारे यहाँ इज्तिमाई तौर से बहुत कमज़ोर है। क्योंकि ये तरबियतें कमज़ोर ना होती तो वो नज़ारे ना होते जो आज हमें देखने पड़ते हैं। क्योंकि बच्चे की तरबियत माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, माँ बाप को वक्त देना चाहिए बच्चों को, और वो वक्त नहीं होता तो उनको ना शादी करनी चाहिए ना बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जो काम कर नहीं सकते पूरी तरह से वो बिल्कुल ना करें, ये जिम्मेदारी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सिर्फ अपनी थोड़ा सा समझ और हौसले के लिए, कि कितने पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ हाथ उठा लें। मैं अंदाज़ा करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कितने हैं। निस्बतन कम है, लेकिन बहरहाल जो हैं खुशामदीद। क्या आपने इतना ख्याल रखा कि बच्चों के साथ आए, बच्चों को इससे तक़वियत मिलती है। जो माँ बाप साथ नहीं आ सके, यकीनन कहीं मसरूफ़ होंगे या कम वक्त होगा, लेकिन बहरहाल तो मैं यानी थोड़ा सा सम अप करूँ कि यहाँ आपको ये जहन में रखना है कि तालीम का मकसद अपनी ग्रोथ है, शख्सियत साजी है। यू मस्ट इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में निखार आना चाहिए। और शख्सियत जो है ये बज़ाहिर, यानी मोटे तौर से मैं कहूँ तो दो कंपोनेंट्स हैं इसके, कि आपका आकार और ज़ाहिर, और एक आपका बातिन। आकार और ज़ाहिर का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बहुत ही सजावट वाले, सज्जा वाले और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हों। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके कपड़े साफ़ हों, बेहतर है उसमें से बू ना आती हो, और सलीक़े से पहने हुए हों। तो यानी कभी भी अच्छे ड्रेस में रहिए। अच्छे से मुराद मैं फिर आपसे ये कहूँ कि ये मेरा मुराद बिल्कुल नहीं है कि वो बहुत ब्रांडेड, ये बहुत अच्छा कपड़ा हो। अगर आप कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, पैंट कमीज़ भी पहनते हैं, तो वो साफ़ सुथरी हो, प्रेस हुई भी हो, जिसको आप अपने हाथ से करें या जैसे भी करें, और अच्छे हुलिये में बाहर आइए। और बाहर से मेरी मुराद कमरे से बाहर है, क्योंकि हॉस्टल्स में भी ये नज़ारे अच्छे नहीं लगते कि अगर आप आधे अधूरे कपड़ों में आते हैं। बल्कि मुझे हैरत होती है कि उन बच्चों को शर्म क्यों नहीं आती जो आधे अधूरे कपड़ों में कमरों से ही बाहर आ जाते हैं। अल हयाउ मिनल ईमान। ज़रा सोचिएगा, ऐसा तो नहीं कि अगर आप अंडर गारमेंट्स में बाहर घूम लेते हैं तो ईमान की हालत अच्छी है या ख़राब है, ख़ुद सोच लीजिएगा। नहीं करना चाहिए, दूसरों पे भी बुरा असर पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छे नहीं लगते तो अपने आप से मोहब्बत कीजिए, इतने ऑब्सेस भी ना हो। बहुत ऑब्सेशन भी अपने से बहुत बुरा है कि हर वक्त आईने के सामने बैठें, लेकिन अपने से मोहब्बत कीजिए, अपनी इज़्ज़त कीजिए। अपनी इज़्ज़त आप करेंगे तो आप वो माहौल पैदा करेंगे कि दूसरे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो हमेशा खुश लिबास ही ज़रूरी है, साफ़ लिबास पहनिए। दो जोड़े कपड़े हैं, एक धोइए एक पहनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कपड़े की ज़ाती अहम नहीं होती, वैरायटी अहम नहीं होती, कैसा आपने पहना है। अपने हाथ पैरों को साफ़ रखिए, कोशिश कीजिए कि शूज़ इस्तेमाल कर सकें। नहीं कर सकते, चप्पलें इस्तेमाल करते हैं तो चप्पलें साफ़ हों, और चप्पलों में चूँकि पैर आपका खुला हुआ है तो पैर भी साफ़ दिखे, पैर गंदा ना हो, नाखून बढ़े हुए ना हो। ये बड़ी छोटी छोटी बातें, और आपको लगेगा कैसा पागल वाइस प्राइमरी स्कूल में बताया गया था हमें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इयादा ज़रूरी होता है। और मैं चूँकि बुनियादी तौर से एक बाप हूँ, इसीलिए मैंने आपको तलबा के तौर पे मुखातिब नहीं किया, बच्चियों और बच्चों के तौर पे किया है। तो आप लोग मेरे बच्चों की तरह। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा अगर
चप्पल पहन के जा रहा है तो उसके पैर गंदे देखें, नाखून बड़े देखें, या पैरों पे खुश्की सी नज़र आए। अगर खुश्की है, ड्राई है वेदर, तो कोई तेल इस्तेमाल कीजिए। पुराना नुस्खा सरसों का कड़वा तेल सब नहा के इस्तेमाल करते हैं, क्यों छोड़ दिया उसे? वो लोशंस तो केमिकल से भरे हुए होते हैं, एलर्जीज लाते हैं। सबसे अच्छा नुस्खा तेल अपना सरसों का कड़वा, असली कच्ची घानी का तेल, जिस्म पे खुश्की भी नहीं आती है और आप बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से बच जाते हैं। पिछले साल हमारे हेल्थ सेंटर के डॉक्टर अंसारी साहब से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे हमारे पास ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं वो फंगल इन्फेक्शंस की परेशानी लेके आते हैं। फंगल इन्फेक्शन, फफूंदी जिस्म पे कभी नहीं आ सकती अगर जिस्म पे आपके तेल वाला हुआ होगा। रूटीन बनाइए नहाने के बाद तेल इस्तेमाल करने का। जो चीज़ें अच्छी हैं कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये हॉस्टल्स में चूँकि आप क्लोज लिविंग में हैं, इसलिए ये इन्फेक्शंस फैलते हैं, ये भी ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि हॉस्टल की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है, घर की ज़िंदगी पे अपने अंदाज की होती है। खैर, दूसरी बात मैं अब इसी तरफ आता हूँ कि आप मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं, मुख्तलिफ़ सोच लेके आए हैं, मुख्तलिफ़ पैगामात हैं आपके जो आपके जहनों में हैं। इसमें आपको एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना है। किस जज्बे के साथ? कोई ये ना सोचे कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये मुझसे कमतर है, ना इलाके की निस्बत से, ना तालीम की निस्बत से, कि कोई स्कूल वाला समझे कि मैं मदरसे वाले से बेहतर हूँ, मदरसे वाला ये सोचे कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं इससे बेहतर हूँ। हम सब एक दूसरे को अगर इज़्ज़त देते हैं तो एक अच्छा माहौल बनता है। तो कोई तासुब या फ़र्क अपने अंदर इस तरह का मत पैदा कीजिएगा कि जिसमें कोई इलाकाई फ़र्क नज़र आए या कोई और फ़र्क नज़र आए, क्योंकि आप जितना मिल के रहेंगे उतना ही आप एक दूसरे से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे, फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, वो सीख सकेंगे, क्योंकि हर जगह सीखने की गुंजाइश है। हर नया बच्चा आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आता है, नई कहानियाँ होती हैं उसके पास, अपने शहर की, अपने इलाके की। देखिए, कहानियों को मत भूलिएगा, कहानियों का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। और जब तक हमने कहानियाँ सुनी और कहानियाँ लिखी और कहानियों पर डिस्कस किया, हम बेहतर समाज थे, क्योंकि हम खुलते थे, हम बोलते थे, एक दूसरे से तजर्बे शेयर करते थे। मैं जब हॉस्टल में रहता था अलीगढ़ में, तो मेरे साथ आसाम का लड़का एक रहा करता था जो अब लॉयर है वहाँ पे। तो वहाँ से मैंने आसाम के बारे में जाना, उनके रस्म व रिवाज, उनका खान पान, बहुत सारी चीज़ें, उनकी बोली समझी। तो जिन बच्चों से मिले उनके साथ, यानी जो आपके बीच में फ़र्क है उसको एक फ़र्क ना समझ के बल्कि तनव्वु समझे और उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये मौका मिलता है ऐसी बड़ी दरसगाहों में जब आप आते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बच्चों के साथ रह के और उनसे सीखिए। दूसरी अहम बात यह है कि हो सकता है वो आपसे मुख्तलिफ़ फ़िक्र रखता हो, आपसे मुख्तलिफ़ अक़ीदा रखता हो, मसलक रखता हो, मज़हब रखता हो, आपको उसका एहतराम करना है। कभी ये मत सोचिए कि आप सबसे अच्छे हैं, आपका मज़हब, आपका मसलक, आपकी सोच सबसे अच्छी है। अगर वो वाकई अच्छी है तो वो अपना सर खुद डालेगी। उसको असर्ट करने की या एग्रेसिव होने की ज़रूरत क्या है? थोपने की ज़रूरत तो वहाँ होती है ना चीज़ को, कि जहाँ उस चीज़ में कमी हो। चीज़ अच्छी है तो अपनी खुद जगह बना लेती है, अपने आप को खुद साबित कर देती है। आपका रवैया, आपका किरदार, आपके मामलात खुद आपकी सोच और मसलक और मज़हब और हर चीज़ के बारे में बता देंगे। वो अच्छे होंगे तो लोग खुद अपना लेंगे। हमें डिफरेंसेस के साथ रहना सीखना चाहिए, ख़ास तौर से इस मुल्क में कसीरुल लिसानी, कसीरुल मज़हब मुल्क में, जिसमें मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग रहते हैं। हमें उन सब के साथ आपस में मिल के, और ये ट्रेनिंग्स यहीं पे होती हैं इदारों के अंदर। याद रखिए, किसी इंसान से नफ़रत करना अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करना है। और मुझे कहने दीजिए कि अगर अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी को मुझे इजाज़त दें आप हराम कहने की, तो मैं ये कहूँगा वो हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम बनी आदम को काबिल तकरीम पैदा किया है। लक़द कर्रमना बनी आदम, बहुत छोटी सी आयत है लेकिन बड़ी गहराई वाली है, हमारे सारे मसाइल का हल है। हमें हर इंसान की इज़्ज़त का हुक्म अल्लाह ने दिया है, उसने हर इंसान को इज़्ज़त के लिए बनाया। लिहाजा हमारी तफरीक़ मज़हब के बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे या कास्ट के बुनियाद पे कि मैं सैयदज़ादा हूँ, ये सैयदज़ादा नहीं है, डज़न्ट मैटर। अल्लाह के यहाँ जिस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसका फ़र्क अल्लाह के बंदों के समाज में नहीं होना चाहिए। उसका फ़र्क सिर्फ है बुनियाद तक़वा है।
जो जितना अच्छा इंसान है, तकवे को आज की ज़बान में कह सकता हूँ, जो जितना अच्छा इंसान है, हेल्पफुल है लोगों के लिए, खिदमत करने वाला है लोगों की, वो उतना ही ज़्यादा मुत्तकी है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपस में डिफरेंसेस के साथ आपको एकोमोडेट करना है, ताकि हॉस्टल्स में और हर जगह आप अच्छी तरह रहें, सुकून से रहें, नए लोगों से मिलें, नए रवाबित बनाएं, दोस्तियाँ करें उनसे, और उससे भी आपका इस अंदाज से इल्म में इजाफा होना चाहिए। दूसरा एक फ़र्क जो तालीम में आपको मिलेगा कि स्कूल्स में आप लोग, जो लोग स्कूल से आए हैं, वो महसूस करते होंगे कि सुबह एक स्कूल लगता था, आपका पीरियड्स होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सोशल स्टडीज़ पढ़ ली या साइंस पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, और उसके लिए किताब है जिसको आप बैग में लेके जा रहे हैं। उसके बाद छुट्टी हो गई, आप घर आ गए। मदरसों में एक दूसरा वेट था, सुबह उठे फजर के बाद से कोई ना कोई वेट शुरू होता था। यहाँ सिस्टम लिबरल है, जैसा अनीस साहब ने कहा कि आज़ाद माहौल है। आज़ाद क्यों है? क्योंकि ये मान के चला जाता है कि 12 साल की ज़िंदगी ने आपको इतना डिसिप्लिन सिखा दिया कि अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ ये फ़र्क मिलेगा आपको कि आपको टाइम टेबल मिलेगा, उसमें आपकी क्लासेस होंगी। उन क्लासेस को जब आप अटेंड करेंगे तो आपका टीचर कुछ किताबें बताएगा जिसको आपको जाके लाइब्रेरी में देखना होगा। उसमें से बहुत सारी किताबें उर्दू में नहीं होंगी, आपको अंग्रेज़ी या हिंदी की भी मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उर्दू की किताबें अभी हमारे यहाँ बहुत हद तक तैयार भी हैं, लेकिन बहुत सी तैयार भी नहीं हैं। यानी आपको ख़ुद मुताला करना होगा। क्लास में टीचर जो पढ़ाता है उसके नोट्स बनाने होंगे। उस नोट्स को बनाने के लिए आपको अपने पास कोई रजिस्टर्स या नोटबुक रखनी होंगी। कोशिश ये कीजिएगा कि हर सब्जेक्ट का रजिस्टर या नोटबुक अलग हो, ताकि आप आसानी से उसको दोहरा भी सकें और कन्फ्यूजन भी ना हो आपको कि। तो नोटबुक में नोट करेंगे। लेक्चर अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेक्चर अटेंड करके आपको ये पता लगेगा कि इस मौजू को कितना पढ़ना है, क्योंकि एक मौजू पे आपको बहुत गहराई मिलती है। टीचर के लेक्चर से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे इसमें कितना पढ़ना है। कोर्स में है ये, लेकिन मुझे इतना पढ़ना है, टीचर ने मुझे इतना पढ़ा है, उतना आपको तैयार करना होगा, लाइब्रेरी जाके पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे। ये फ़र्क आ जाता है। यहाँ सेट टेक्स्ट बुक्स आपको नहीं मिलेंगी कि अगर एक साल हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि टीचर आपको एक किताब बताए, वो आपको 6 किताबें बताएंगे कि इनमें से पढ़ लीजिए और नोट्स बना के तैयार कीजिए जो सबसे अच्छे आप बना सकेंगे। तो ये एक फ़र्क यहाँ पे टाइम टेबल का और पढ़ने का अंदाज़ का होता है। क्लासेस के बीच में आपको गैप भी मिल सकता है। सब्जेक्ट्स दूसरे अंदाज़ के होंगे, उनके कम्बिनेशन सब जो ख़ास तौर से CBCS सिस्टम है उसमें अंदाज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स का है, जिसके बारे में थोड़ी देर मेरे बाद जो लोग ज़िम्मेदारान आपसे गुफ्तगू करेंगे उसमें हमारे डीन एकेडमिक्स भी हैं जो इस चीज़ की तफसील आपको बताएंगे। लेकिन एक जनरल बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा फ़िक्र इस बात से भी है कि हमारे यहाँ क्लासेस आज से शुरू हो गई और आज के इस ओरिएंटेशन के बाद कल से बाज़ाब्ता क्लासेस डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे जिनके एडमिशन्स हो गए अभी नहीं आए। तो अटेंडेंस रेगुलर होती है, जो नहीं आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस मिस होगी। अच्छा, अटेंडेंस के ज़ाब्ते यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, सिस्टमेटिक हैं। हर महीने की अटेंडेंस हमारे सॉफ्टवेयर पे अपलोड होती है, वेबसाइट पे चली जाती है, टीचर के हाथ में नहीं रहती। यानी अक्सर ये होता था कि अटेंडेंस कम है तो टीचर से कह के अटेंडेंस पूरी करा ली, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हर महीने की अटेंडेंस एंटर हो गई सिस्टम में, वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई, उस अटेंडेंस को कोई चेंज नहीं कर सकता। तो आपकी अटेंडेंस अगर 75% से कम बनती है तो आप सोचिए कि आपकी पूरी ये 4-5 महीने की मेहनत और ये पैसा और माँ बाप की वो तवक्को कि बच्चे को हम हैदराबाद छोड़ के आए पढ़ने के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेमेस्टर के इम्तिहान में आप नहीं बैठ पाएंगे। अटेंडेंस कम होगी तो इम्तिहान में नहीं बैठेंगे आप, आपका वो साल ज़ाय होगा। तो इतनी दूर घर से आना, इतनी मेहनत करना, हर चीज़ बेकार हो जाती है। कोई आपको भले ही कहे, देखिए अफवाहों पे और कहीं सुनी बातों पे कभी मत चलिएगा। इसलिए ये बातें मैं ख़ुद अपने मुंह से आपसे कह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा रहे कि हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो बात कह रहा है वो गलत नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आपको कोई साथी ऐसे वर्गलाएँ कि नहीं हो जाता है, अटेंडेंस चल जाती है, चलो घूमने चल रहे हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देना। आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है, क्योंकि अटेंडेंस कम हो गई तो जो आज आपको बहला फुसला के घुमाने ले जा रहे हैं वो आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं करा सकते, क्योंकि वो कोई नज़म हमारे यहाँ है ही नहीं। एक गुंजाइश है कि कोई बच्चा अगर बीमार हुआ है या जो हमारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, NSS की एक्टिविटीज़ हैं या स्पोर्ट्स की हैं, उसके दिनों में अगर वो एंगेज रहा है
तो उसकी अटेंडेंस भी कंसर्न टीचर लिख के देगा जो आपको वो एक्टिविटी करा रहा है, और वो आपके अटेंडेंस में उसी महीने में लगेगी। वो अकाउंटिंग भी बाद में नहीं होती है। तो जो कुछ है उसी महीने में है, उस महीने की अटेंडेंस अब क्लोज हो गई तो वो रिवाइज नहीं हो सकती। ना मेडिकल सर्टिफिकेट्स, क्योंकि अक्सर जगहों पे शायद आपने स्कूल में भी किया हो कि अटेंडेंस शॉर्ट थी तो आखिर में इम्तिहान के करीब मेडिकल दे के अटेंडेंस अप टू डेट करा ली, वो नहीं होगा। मेडिकल जिस महीने में आप बीमार हुए उसी महीने के अटेंडेंस में कैलकुलेट होगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं होगा। वो बेकार है, कागज़ का टुकड़ा है जिसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अटेंडेंस आपके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसलिए अटेंडेंस का आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्लासेस अटेंड करनी है पाबंदी से। जब इस क्लासेस के मरहलों से आप गुजरेंगे, अच्छा क्लास में भी आपके टेस्ट होंगे, उसमें असाइनमेंट्स भी होंगे, सेमिनार्स भी होंगे जिसमें आपको किसी मौजू पे बोलना होगा। ये सब उस तरबियत का हिस्सा है जो हम चाहते हैं कि आप क्लास में क्लास के सामने खड़े होकर कुछ बोल सकें किसी मौजू के ऊपर, ये भी एक तरबियत का हिस्सा होता है। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन होगा सेमेस्टर का। एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पेपर उर्दू में आते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हम ट्रांसलेट नहीं करते, वो आपको इंग्लिश में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन बाकी पर्चा उर्दू में होगा और आपको जवाब भी उर्दू में लिखना होगा। इसमें ऑप्शन नहीं होता कि अगर उर्दू में आपका हाथ तंग है तो आप सोचें मैं इंग्लिश में लिख दूं या हिंदी में लिख दूं, ये नहीं है। उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहाँ उर्दू में क्वेश्चन पेपर होगा और आपका जवाब उर्दू में ही लिखना है। अब अगर आपके लिखने की रफ्तार अच्छी नहीं है और स्लो है तो आप जवाबात लिख नहीं पाएंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ठीक लिखना, और जो मैं बात आपसे करूँ प्रैक्टिस करने की, इसकी प्रैक्टिस आपको सही उर्दू तेज़ी से लिखने की अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो इम्तिहान में मुमकिन है आप सारे सवालों के जवाब ना दे पाएँ। इम्तिहानों भी एक नज़म है, यहाँ कंट्रोल ऑफ एग्ज़ामिनेशन हमारे मौजूद हैं, ग़ालिबन वो भी आपसे एड्रेस करेंगे कि हमारे सारे पेपर्स इंटरनल नहीं होते, कुछ पेपर्स बाहर भी बनने जाते हैं, तो वो निसाब के ऊपर आते हैं। निसाब आपको मालूम होना चाहिए, टीचर ने अगर पूरा कवर किया या नहीं किया वो आपका और टीचर के बीच का मामला है। मेरा मामला जब होता है जब आप मुझे लिख के भेजें कि हमारा कोर्स टीचर ने पूरा नहीं किया, तो यकीनन फिर मैं इंटरवीन करता हूँ, टीचर से पूछता हूँ कि क्या मजबूरी या मुश्किल थी जिसकी वजह से नहीं पूरा हुआ, एक्स्ट्रा क्लास लगा के उसे पूरा करें। ठीक है, अगर मुश्तक की बात नहीं आती तो ये मान के चलता हूँ कि कोर्स पूरा हुआ और आपने पढ़ लिया। तो पेपर जब बाहर से आता है तो बाहर का एग्ज़ामिनर ये ज़ाहिर है पूरे कोर्स में से क्वेश्चन पेपर बनाता है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि यहाँ टोटल इंटरनल एग्जामिनेशंस नहीं हैं, बाहर के पेपर्स भी आते हैं और ये एट रैंडम होता है कि कोई सा पेपर किसी से बाहर बनवा लिया जाता है। यानी आपको जो पढ़ना है पूरी दिलजमई और दिलचस्पी और तवज्जो के साथ पढ़ना है, क्योंकि उसमें बाकायदा आपको इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान भी यहाँ इम्तिहान की तरह होता है, नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ जगहों पे मैंने भी देखा है कि कुछ सेंटर्स पे बाकायदा किताब से नकल होती है, इन गुनहगार आँखों ने देखा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती। मुझे नहीं पता कोई उस सिस्टम से निकल के आ गया हो, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ एग्ज़ाम मीन्स एग्ज़ाम, और उसमें अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आप पे एक्शन होता है, जिसमें मिनिमम तो यह है कि वो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ज़्यादा ये भी हो सकता है कि पूरा एग्ज़ाम आपका कैंसिल किया जाए, आपको फ़ेल किया जाए और 1 साल आपका ज़ाया हो जाए। तो ये मैं चीज़ें शुरू में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि इम्तिहान में खुसफुस इज़्ज़त देखना, पर्चे लेके आना, नकल करना कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ एग्ज़ाम बहुत सख्ती के साथ होता है, क्योंकि हम हर चीज़ के साथ हक़ अदा करते हैं। इम्तिहान का मतलब इम्तिहान है, क्लास पढ़ाने का नाम क्लास पढ़ाना है, क्लास पढ़ाने में भी हक़ अदा होगा तो इम्तिहान में भी हक़ अदा होगा। इस तरह से हॉस्टल के सिलसिले में एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, बल्कि एक आम मैं बात, हॉस्टल नहीं दीगर भी, कि आपको जहाँ भी जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान से, चाहे वो नॉन टीचिंग अमला हो या टीचिंग अमला हो, जैसा यहाँ कहा भी गया, उनके साथ हमेशा आप बर्ताव महज़ब रखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कभी ऐसी बात नहीं होगी जो गलत हो आपके साथ, हो सकता है कभी हॉस्टल का स्टाफ है या सिक्योरिटी स्टाफ है, कभी आपको लगे कि आपसे उन्होंने ठीक से नहीं बोला, तो पहले ये बात सोच लीजिए कि मुखातिब कौन है। जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं है, वो रफ़ एंड टफ लोग होते हैं। तहजीब उनसे, क्योंकि उनसे तहजीब और आप जनाब आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो सिक्योरिटी काम कर ही नहीं सकते। तो वो रखी ऐसे लोग जाते हैं जो बहुत अच्छी मीठी ज़बान से शायद ना बोलें, खुर्रे बोलें, ठीक से ना बोलें आपको,
तो उससे आप ये ना समझें कि खुदा न खास्ता आपकी बेइज्जती होगी। हमारी बेइज्जती हमारी बदआमाली की वजह से होती है, दूसरे के कहने से नहीं होती है, ख्याल रखिएगा। कोई आपको कितना ही बुरा कहे, अगर आप अच्छे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर आप बुरे हैं और फिर कोई आपको बुरा करे तो लगता है दुखती रख पकड़ ली, फिर हम बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो जो लोग रिएक्ट करते हैं, मैं ये रीड करता हूँ कि इसका मतलब है ये खुद अच्छे नहीं है, इसलिए इनको बुरा कहना बुरा लग रहा है। जो अच्छा होगा उसे आप बुरा कहिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मालूम है कि मैं क्या हूँ। तो कभी भी कोई आपसे बदकलामी कर ले, तेज़ कलामी कर ले, सख्ती से बोल ले, गलत बोल ले, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि नाकाबिल बर्दाश्त बात है तो आप तहरीरी तौर से एक शिकायत कर सकते हैं। अगर हॉस्टल का मामला है तो प्रोवोस्ट साहब को या वार्डन साहब को, हर हॉस्टल का एक वार्डन होता है और एक सबसे बड़ा प्रोवोस्ट है। प्रोवोस्ट के अंडर वार्डन्स होते हैं जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स को देखते हैं, निगरां होते हैं, तो आप उन्हें शिकायत कर दीजिए। यूनिवर्सिटी का और दीगर मामला है तो आप रजिस्ट्रार साहब को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको किसी तरह से भी मिसबिहेवियर नहीं करना। ये देखिए यहीं का डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि मैं आपके बुनियादी डिसिप्लिन की तरफ भी आपकी तवज्जो चाहूँगा कि फिर एक छोटी सी आयत का मैं आपको हवाला दूंगा, कुल्ली इबादी यक़ूलु लती अहसन। मेरे बंदों से कहो ज़बान से जब बात निकालें अच्छी बात निकालें, तो कौल अहसन का हुक्म है। और कहीं पे भी ये गुंजाइश नहीं दी गई कि कोई तुमसे बहुत बुरा कहे तो तुम बदकलाम हो जाना। कुरान करीम में गुंजाइशें मौजूद हैं, हराम खाने तक की गुंजाइश है अगर जान के लाले पड़े हों तो, बशर्ते कि बगावत की नीयत ना हो, जो आयत कहती है। तो आप हराम भी खा सकते हैं जान बचाने के लिए, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन नहीं है, यह एब्सोल्यूट हुक्म है। किसके लिए? लियबादी, मेरे बंदों के लिए। मेरे बंदों से बात कह दो कि हमेशा जब ज़बान से बात निकालें अच्छी बात निकालें। तो ज़बान से कभी बुरी बात निकालनी नहीं है अगर हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। अगर नाम के हैं, जैसी अक्सरियत है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कुरान का होना ना होना बराबर है। उसमें क्या लिखा हुआ है, जस्ट डोंट केयर, मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे अरबी आती नहीं, तर्जुमा मैंने पढ़ा नहीं। और ठीक है, एहतराम की चीज़ है, बहुत ऊपर रखी हुई है। हॉस्टल आया था तो ले आया, कमरे की सबसे ऊंची जगह पे रख दिया, चूम लेता हूँ, हवा लगा लेता हूँ उसकी, पढ़ लेता हूँ बिना समझे, सवाब मिल जाता है, यकीनन मिल जाता है, लेकिन हिदायत नहीं मिलती है। क्योंकि ये वो हिदायत है जो आपको अच्छा इंसान बनाती है, जो हर इंसान की इज्जत सिखाती है, अच्छा बोलना सिखाती है, अच्छे मामला सिखाती है, एहसान करना सिखाती है, दूसरों की मदद करना सिखाती है, और आपको एक बेहतरीन इंसान बताती है। तो आपको ये नमूने देने हैं और इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब वो वाक़यात हैं जिनकी बुनियाद पे बातें बढ़ती हैं, प्रॉक्टर को शिकायत जाती है, डिसिप्लिनरी कमेटी बैठती है, और आप पे फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है जो अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चे पे किसी पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो हमें कभी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो ज़रूरी यूँ हो जाता है कि कोई ये मैसेज ना चला जाए कि यू कैन गेट अवे, जो आप करें यहाँ यूनिवर्सिटी में आप बच के निकल जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अगर गड़बड़ होगी, गलत होगा, तो फिर एक्शन लिया जाएगा, तब भी आपकी भी नहीं बल्कि पूरे समाज की, कि गलत काम पे सज़ा है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा था कि ताकि आपको आगे कोई दुश्वारी ना हो। जो लोग दूर से आते हैं, एक हमारे यहाँ एक ओहदा होता है जिसको आप लोगों ने स्कूल्स में और मदरसों में नहीं देखा होगा, डीन स्टूडेंट वेलफेयर का। स्टूडेंट वेलफेयर की तमाम जिम्मेदारियाँ इन डीन के पास और इनके ऑफिस की होती हैं, जिसमें ख़ास तौर से आपके रेलवे के कंसेशंस हैं या दीगर फॉर्म्स हैं या कोई और आपके मसाइल हैं। और जैसे आप गेट से घुसेंगे, बल्कि मैं अभी प्रेजेंटेशन में आपको दिखा भी दूंगा, तो शुरू में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का ऑफिस है, जहां आप दरख्वास्त दे सकते हैं, कह सकते हैं आपके लिए जो मसले हैं, जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। यानी आपकी हॉस्टल से रिलेटेड मसले हैं तो उसके लिए प्रोवोस्ट और वार्डन मौजूद हैं। डिपार्टमेंट में तालीम से मुताल्लिक़ बातें हैं तो आप अपने टीचर से या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से या डीन के पास जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका इससे हट के कोई और मसला है, स्कॉलरशिप की बात है, कहाँ से मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती हैं, तो ये सब चीज़ें डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर करते हैं। अब मैं मुख्तसरन थोड़ा सा आपको, ये तो एक कौल है कि जो आज के तिफ़ले मकतब थे वो कल के माहिर थे। ज़ाहिर है कि अगर उनमें बढ़वार हुई, ये हर एक पे तो, हाँ, अगर तिफ़ले मकतब है और उसने इल्म हासिल किया है तो वो माहिर ज़रूर बनेगा। लेकिन तिफ़लाना हरकतें करता रहा अगर,
तो बड़ा मुश्किल है उसका माहिर बनना। ये गेट है जिससे आप आते हैं, और यहाँ पे ये साइड का जो दरवाज़ा एक है इधर वाला, ये प्यादा सवारों के लिए है जो पैदल आते हैं, और जो सवार आते हैं उनके लिए ये गेट होता है। दोनों गेट्स पे आपके आइडेंटिटी कार्ड चेक होते हैं, तो उसको बुरा मत मानिएगा और सहूलत से चेक कराइएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब 4-6 महीने आपको यूनिवर्सिटी में हो गए तो आप ये समझते हैं कि अब तो सारा स्टाफ मुझे पहचानेगा, और आपकी शान को बट्टा लग जाता है अगर वो आई कार्ड मांगता है, अच्छा मुझे नहीं जानते। तो ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी स्टाफ चेंज होता रहता है, कोई मुस्तकिल नहीं है। दूसरे उन्हें हुक्म यह है कि हर एक का आई कार्ड चेक करना है, ताकि कोई अनऑथोराइज आदमी अंदर आके आपके लिए यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, कोई फसाद ना कर दे, झगड़ा ना कर दे, कोई चोरी ना हो जाए, कोई इल्ज़ाम ना लग जाए, वो अंदर कोई ऐसी हरकत करे जिसको मीडिया जो आजकल बड़ा भूखा है ख़बरों का 24/7 वाला, वो एक न्यूज़ ले जाए कि मानू में ये हो गया और यूनिवर्सिटी में ये हो गया। इन सब चीज़ों की एहतियात करने के लिए, और इसमें आपको भी एहतियात रखनी है कि देखिए कभी भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके इदारे पे आ जाए। हम सब लोग मौजूद हैं आपके मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों का मिजाज ऐसा हो जाता है, ख़ास तौर से अगर वो ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की लीडरशिप जो होती है वो बाद में मुल्क की लीडरशिप में तब्दील होती है। जैसे हम देखते हैं कि AMU के प्रेसिडेंट या यूनियन वाले जो हैं अमूमन चले जाते हैं इलेक्शन लड़ा के, जामिया में तो ये ट्रेंड इतना नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इश्यूज़ को खड़ा करते हैं अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए। इशू नहीं होता, लेकिन आपको मोटिवेट करेंगे, आपको चढ़ाएंगे, आपको उकसाएंगे कि ये बड़ा गलत हो गया, चलो कहाँ चलो, धरना देंगे, नारे लगाएंगे VC ऑफिस के सामने, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। इन चीज़ों से उसका तो नुकसान हो सकता होगा, होता भी है, क्योंकि वो तो बहरहाल नेतागिरी करने आया है बच्चा, उसको पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं है। वो जिन 50 बच्चों को इकट्ठा कर लेता है उनका कैरियर ख़राब होता है, क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, कैरियर ख़राब होता है, नुकसान होता है। तो कभी भी इस चीज़ में मत पड़िएगा। लेकिन क्या करें आप, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी हर प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन मुमकिन होगा, या फिर हम आपको बता देंगे ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन सिस्टम्स हैं। हर सिस्टम भी आपको लगे फेल हो या आप मुतमईन नहीं होते, तो आपके यहाँ, या आप अपनी सामने नहीं आके कहना चाहते, तो हर डिपार्टमेंट में शिकायत के ग्रीवेंसेस के बॉक्सेस लगे हुए हैं, कंप्लेंट बॉक्सेस, आप वहाँ डाल सकते हैं। मेरे ऑफिस के बाहर भी लगा हुआ है। आप मुझे लिख के देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन लिखिए, ख़त में लिफाफे में सील बंद कीजिए, अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखिए, मेरे ऑफिस में दे दीजिए। मैं हर कंप्लेंट को वक्त लग सकता है, लेकिन देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे आप ईमेल करेंगे, मैं पढ़ूँगा, मसला हल करूँगा, जवाब भी दूँगा आपका। तो यहाँ जब सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स हैं, तो ऐसे में फिर एहतजाज करना और हंगामा करना, तो मतलब यही है कि आपके इंटेंशंस जो है इदारे को बदनाम करने की या अपनी नेतागिरी चमकाने की, तो उसकी गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, लेकिन वो स्टूडेंट के इशूज़ पे है और यूनिवर्सिटी के अंदर है, डिस्टर्बेंस क्रिएट किए बिना। क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे, या न्यूज़ में आने के लिए हरकत ऐसी करेंगे कि साहब न्यूज़ बाइट्स हमें कहीं से मिल जाए, या ख़ुद जो आजकल बड़ी सहूलत हो गई है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन सजाया, ख़ुद उसके वीडियो बनाई और फेसबुक पे अपलोड कर दिया। आपकी तो थोड़ी सी वाह हो गई, लेकिन ये मत भूलिए यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। यूनिवर्सिटी बदनाम होती है बिला वजह, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में आप ही का नुकसान है। क्योंकि अगर इसी तरह यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी अगर नेक नाम है तो कहीं से आप कहते हैं जाके कि मैं मानू से पढ़ के आया हूँ, तो एक इमेज होती है। इदारा बदनाम हो जाएगा तो इमेज ख़राब होगी। दूसरी इमेज किस चीज़ से बनती है वो बहुत अहम है, क्योंकि आप में से अक्सर लोग, जैसे मैंने कहा कि क्लास पढ़ने के अलावा भी आपको पढ़ना है, अक्सर सोच सकते हैं कि जब मैं क्लास का थोड़ा सा लेक्चर अटेंड करके पास हो सकता हूँ और 80% या 90% मुझे मार्क्स मिल सकते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है लाइब्रेरी जाने की और किताबें पढ़ने की या दूसरों के लेक्चर सुनने की। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप ये सब कुछ पढ़ने के बाद घर जाके खेती करना चाहते हैं तो बात दीगर है, दुकान करना चाहते हैं तो बात दीगर है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम देने हैं, कॉम्पिटिशन्स देने हैं, या कोई नौकरी करनी है जिसमें इंटरव्यू देना होगा, तो वहाँ आप जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो अक्कासी करता है कि आप मानू से क्या सीख के आए। एक इंटरव्यू में आप बैठे हैं और आप अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाते
और ये चीज़ चलती रहती है तो ग्रेजुअली लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मानुस है जो बच्चे आ रहे हैं वो अप टू डेट नहीं है। ये इमेज अगर आपकी वजह से बन गई तो आने वाले वक्त में भी बच्चों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए कि नहीं मैं हूँ मानुस है लेकिन मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब्जेक्ट आता है, मुझसे पूछो। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में महारत नहीं लेते, कच्चे हैं, तो आप अपना ही नुकसान नहीं करते, क्योंकि जाहिर है ना फिर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी। और देखिए इसे आप भूल जाइए, अक्सर हम ये लोग कह देते हैं एक एस्केप के तौर पे कि हमारे साथ तासुब होता है। मैं तासुब को डिस्काउंट नहीं करता, लेकिन तासुब हमेशा नहीं होता, बल्कि जिन माइनॉरिटीज़ को ये अंदाज़ा होता है कि हमारे साथ तासुब होगा वो अपने आप को और ज़्यादा तैयार करते हैं। अगर किसी एक ग्रुप का 20 से 19 पे सिलेक्शन हो सकता है तो आपको 25 और 26 और 30 तैयार होना है कि कैसे कोई रिजेक्ट करेगा आपको। और अब वो दिन चले गए, क्योंकि अब जितने प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है उनको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, उन्हें काम वाले लोग चाहिए। उन्हें ये सोच बिल्कुल अब नहीं है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, आप किस इलाके के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं कि बिहार के हैं कि आज़मगढ़ के हैं कि इलाहाबाद के हैं। उन्हें चाहिए वो बच्चा, वो बच्ची जो काम कर सकता हो, हु कैन डिलीवर। तो अगर आपको काम आता है, जानते हैं आप अपने मजमून को, तो आपको कोई नौकरी से, और उससे बड़ी बात है, देखिए मैं आपके अकीदे की, अपने अकीदे की बात करता हूँ कि राज़िक़ कौन है, जो ऊपर बैठा है, परमात्मा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए। पहला पॉइंट हम मानते हैं। दूसरा पॉइंट, वो इंसाफ करता है कि बेइंसाफ है? इंसाफ करता है। तो आपके साथ भी इंसाफ होगा इफ़ यू डिज़र्व इट। प्रॉब्लम क्या आती है कि हम डिज़र्व नहीं करते, हम जानते हैं, लेकिन हम 10 बहाने लगा के, 10 प्याज के छिलकों की तरह कवर ऊपर चढ़ा के अपने आप को पेश करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था, मेरा तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, मैंने पेपर बड़ा अच्छा दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं होता, कमी हमारी थी, और अगर हो रहा है तो मैं और सुधारूंगा अपने आप को। तो देखिए ये वक्त आपका बड़ा कीमती है, क्योंकि आप ख़ास तौर से जो बच्चे यूजी में आए, अंडर ग्रेजुएशन में आए, यानी BA BSc BCom में, क्योंकि आपके साथ ये 3 साल बड़े अहम हैं। इन 3 साल में अगर आपने अच्छी तरह से सब्जेक्ट को पढ़ा, अपनी उर्दू अच्छी करी और साथ ही अंग्रेज़ी भी अच्छी करी, देखिए उसका इंतज़ाम भी हमने किया है। यहाँ पे CBCS सिस्टम के तहत भी आप अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, उसके अलावा भी अंग्रेज़ी के सिखाने के लिए हमने क्लासेस का अरेंजमेंट किया है। ज़िम्मेदारी आपकी है कि उस क्लास तक पहुँचें और उसको अटेंड कर लें, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अंग्रेज़ी अपनी अच्छी नहीं करी, आप मानू से निकलते वक्त अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते और नहीं लिख सकते, तो आपको जॉब में परेशानी होगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जॉब मार्केट में इसकी ज़रूरत है। मौक़े हम देते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत आप कर लेते हैं, सब्जेक्ट अच्छा जानते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, आप बोलने का सलीका जानते हैं, आप बोल सकते हैं, जिसके लिए मौक़े आपको क्लासरूम में भी मिलेंगे। और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए एक पूरा कल्चर सेंटर है, और जो यहाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं अनीस आज़मी साहब, वो उसके इंचार्ज हैं। वहाँ पूरे मौक़े हैं, आप थिएटर में हिस्सा लीजिए, ड्रामे में हिस्सा लीजिए, तकरीरों में हिस्सा लीजिए, सिर्फ इसलिए कि स्टेज पे आके बोलने की आपको आदत हो। और मैं ये दरख्वास्त करूंगा आप सबसे, सब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों से, ग्रेजुएशन के ख़ास तौर से, कि आप स्टेज पे आके ज़रूर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, ताकि आपका हौसला खुले, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, बोलने का, अपने आप को पेश करने का, अपने नज़रियात पेश करने का वो सलीका आना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में मदद करती हैं, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये सहूलियात यहाँ पे, ये 3 साल जो यहाँ हैं, अगर मैं मान के चलूँ आप सिर्फ BA करने आए हैं, आपने सिर्फ घूमने में, मौज मस्ती करने में, या सो के, या दोस्तों के साथ गुजार दिए, तो आप हमेशा रिग्रेट करेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम फेज़ है आपकी ज़िंदगी का। इसमें जो जागता रहा वो पा जाएगा, और जो सो जाएगा वो खो देगा। तो ये बहुत अहम फैसला है। इसमें देखिए ज़िंदगी में आपको जो कुछ मज़े करने हैं बाद में भी कर सकते हैं, ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का वक्त है, मौज मस्ती का कोई वक्त नहीं होता। आप यू कैन एन्जॉय योर लाइफ। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक एन्जॉयमेंट है। इल्म हासिल करना, लर्निंग, एक नई चीज़ का पता लगना, एक अपने अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि अच्छा ये बात थी, मुझे पता नहीं था। तो अगर वो जहन आपका बन जाए तो फ़ाबिहा, उससे अच्छी तो कोई चीज़ नहीं है कि आप लर्निंग को एंजॉय करने लगे। और अब यकीन जाने जो लर्निंग में मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है।
लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है, हर कोई पहुंच सकता है। सिर्फ यह है कि सिंसेरिटी के साथ इस रास्ते पे लग जाए, पूरे इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ। तो इस गेट पे आपके आई कार्ड चेक होंगे। आई कार्ड अपने पास हम रेकमेंड ये करते हैं, प्रॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे आई कार्ड के सिलसिले में भी, कि आप पहन के रखें आई कार्ड को। आपको रिबन साथ मिलेगा, गले में डाल के रखिए अपना आई कार्ड, नहीं तो निकाल के रखिए। गेट पे दिखाते में कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मुझसे क्यों मांगा जा रहा है, ये भी गेट का है। उसके बाद ये उल्टे हाथ पे जब आप आते हैं गेट से, ये डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है जो मैं जिक्र कर रहा था। प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब हैं जो हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर है, उनका और अमला भी है। ये वो पूरा व्यू है जो आपको यूनिवर्सिटी का दिखता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है जिसमें वाइस चांसलर का ऑफिस, पीवीसी का ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम, ये मेन बिल्डिंग है हमारी जिसमें तमाम दफातर हैं। ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये बैंक और पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है। ये बैंक है, ये पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आप, यहाँ एटीएम मशीन भी है जहाँ आप अपने अकाउंट भी रख सकते हैं, और डाक खाने से आप अपना सामान खरीद सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग है। ये सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़ है जिसके ज़िम्मेदार अनीस आज़मी साहब हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, जिनके बारे में अभी। तो ये यहाँ पे तमाम कल्चरल एक्टिविटीज़ की गुंजाइश है। यहाँ राइटिंग के वर्कशॉप्स भी होती हैं, यहाँ स्टोरी टेलिंग भी होती है, यहाँ बुक राइटिंग भी होती है, यहाँ थिएटर भी होता है, यहाँ ड्रामा भी होता है, यहाँ मोनो एक्टिंग भी होता है, यहाँ माइम भी है। हर चीज़ होती है जो सलाहियत आप में है, और ऐसे सब बच्चे ज़रूर उनसे रब्ता करें। अनीस आज़मी साहब आपने पहचान ही लिया होगा उनको। ये प्रॉक्टर ऑफिस है, इसके अंदर लग रहा होगा शायद आपको कि जेल खाने भी हैं, तो वो जेल खाने तो नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रॉक्टोरियल डिपार्टमेंट है। ये डिस्टेंस एजुकेशन का हमारा डायरेक्टरेट है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है इसमें दोनों मोड है, रेगुलर भी है जिसमें आप लोग हैं, और डिस्टेंस एजुकेशन है जिसमें बज़रिया ख़तो किताबत, करस्पॉन्डेंस से बच्चे तालीम हासिल करते हैं और कॉन्टैक्ट क्लासेस से। ये हमारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है जिसमें सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट हैं, यानी जो सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किए हैं, इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, ये सारे शोबाजात इसी बिल्डिंग के अंदर आपको मिलेंगे। उसी के लिए आप क्लासेस में यहाँ जाएंगे। ये खेल का मैदान है हमारा, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसमें कुछ फैसिलिटीज़ हैं, कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें। यहाँ वैसे फ़ुटबॉल, क्रिकेट बाकायदा होती है, क्रिकेट के नेट्स हैं जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चों की प्रैक्टिस। और हम लोग इंटर यूनिवर्सिटीज़ में अल्लाह का शुक्र है आप कुछ इनामात भी लाते हैं। ये इंडोर स्टेडियम है जिसके अंदर बैडमिंटन का इंतज़ाम है, जैसा आप देखेंगे बच्चों को यहाँ खेलते हुए, और जिम भी है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिम की तस्वीरें हैं। ये यूनियन का ऑफिस है, और ये यूनियन ऑफिस, ये कैंटीन है, ये भी एक आरजी कैंटीन है जो यहाँ काम करती है। ये हेल्थ सेंटर है हमारा। जब आप मेन रोड पे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाएंगे तो उल्टे हाथ पे जो बिल्डिंग पड़ती है, ये हेल्थ सेंटर है जहाँ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। आपकी तबीयत ख़राब है, कोई परेशानी है, तो यहाँ से आप दवा ले सकते हैं। और अगर आपकी ज़्यादा खुदा न खास्ता कभी तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ का डॉक्टर ही आपको हॉस्पिटल को रेफ़र करता है। और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जिनसे हमारा पैक्ट है इंश्योरेंस के तहत, तो वहाँ आप इलाज कराते हैं तो उसमें आप पे ख़र्चा तकरीबन नहीं आता। आप अपनी मर्ज़ी से किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वो ज़िम्मेदारी फिर आपकी होगी, उसकी पेमेंट आप ही को करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगी। तो ये ख्याल रखिएगा। वैसे तो ये सब तफसीलें आपको, क्योंकि ये हॉस्टल्स के बच्चों का ये मसला होता है, आपके रेस्पेक्टिव प्रोवोस्ट बताएंगे बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल के। कभी रात में भी तबीयत ख़राब होती है तो रात में भी जो हमारे डॉक्टर्स वो हैं उनसे कांटेक्ट करने के बाद हॉस्पिटल में जाना होता है, बरहरास हॉस्पिटल में नहीं जाते। ये हेल्थ सेंटर की तस्वीर है। ये हमारा आउटडोर स्टेडियम है जिसमें हम लोगों के बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। ये यहीं पे एक स्टेशनरी शॉप है इसी बिल्डिंग के अंदर। ये कैंटीन है यूनिवर्सिटी का जो अभी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, हम इस कोशिश में हैं। देखिए इसकी अच्छी हालत में ना होने की वजह भी मैं आपको बता दूं कि कैंटीन जो भी लेता है कॉन्ट्रैक्टर, वो बिज़नेस के लिए आता है। यहाँ उसे बिज़नेस ज़्यादा नहीं मिलता क्योंकि बच्चे यहाँ उतनी बड़े पैमाने पर ख़रीद और फरोख्त सामान की नहीं कर पाते, और सिर्फ कैंपस से उसको चूँकि आमदनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमें अभी तक कोई बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल पाया और कोई नज़म अभी तक नहीं हम कायम कर सके। इसके लिए मुझे एहसास भी है कि इस फ्रंट पे हम बहुत कामयाब नहीं हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ एक डेवलपमेंट और हुआ है, साथ में एक कियोस्क खोला है जिसमें आपने देख रहे होंगे कोका कोला की 2
वो लगी हुई हैं, अम्ब्रेलास, छतरियाँ, जो मुस्तकिल मेरे दिल में 2 सुइयों की तरह चुभती रहती हैं। वो इसलिए चुभती रहती है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, इसलिए कोका कोला कंपनी किसने बनाई और किसको फंड करती है वो बात मैं नहीं करता। मैं सेल्फिश आदमी हूँ। मैं कोका कोला ही नहीं, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसमें गैस मिली हुई है, जिसको आप खोलते हैं तो फिस आवाज़ आती है, द फिज़, इसको पसंद नहीं करता क्योंकि ये जहर है। और मैं अपने हाथ से, अपने पैसे से, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई के पैसे से जहर ख़रीद के नहीं पीना चाहता, जो 15-20 साल बाद किसी कैंसर की शक्ल में मेरे यहाँ निकले। याद रखिएगा, ये जितनी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये सब केमिकली लेस्ड होती है। इनका जायका केमिकल्स का होता है, इनकी मिठास केमिकल्स की होती है, इनका कलर केमिकल्स का होता है। उससे अच्छा क्या है, अपनी छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत। पता नहीं कितने लोग छाछ तो जानते होंगे, सत्तू भी कुछ तो जानते होंगे। नई नस्लें सत्तू भूलती जा रही हैं, लेकिन ये जो आउटलेट है इस पे जूस का और अमूल का छाछ, लस्सी भी मिलती है। तो उस छतरी पे देख के फिदा मत होइएगा, ना उससे डर के भाग जाइएगा। वहाँ जाइएगा और छाछ लीजिए, लस्सी लीजिए, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको लीजिए, ताकि वो जिस्म को कुछ दे तो सही। क्योंकि ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि रिस्क के मामले में जो हमारी गाइडेंस है, जो हिदायत है, क्योंकि मैं तो किताब हिदायत की बात करता हूँ, उसी से चलता हूँ। रिस्कन हलालन तय्यबन की जब बात है तो तय्यब क्या है? बचपन में तो हमने ये सीखा था, जब नाजरा पढ़ाया जाता कि पहला कलमा तय्यब, तय्यब माने पाक, इसी तरह सिखाया गया था, इसी लय में। तो तय्यब माने पाक है, लेकिन तय्यब के मानी बहुत सारे। ग़िज़ाइयत के ताल्लुक़ से तय्यब का मामला है होलसम, न्यूट्रिशियस, बेनिफिशियल टू द बॉडी। वो चीज़ें जो ग़िज़ाइयत रखती हों, जिस्म के लिए सूदमंद हों और जिस्म को सेहत दें। तो हर वो ग़िज़ा जो इस ज़ुमरे में नहीं आती गैर तय्यब है, यानी खाना हराम है। इसीलिए एक आलिम ने, जो देवबंद से फारिग है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक पूरी किताब लिखी है कि तंबाकू का इस्तेमाल इस्लाम में हराम है। तो जो चीज़ें नुकसानदेह हैं उनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो वो आप गैर तय्यब चीज़ खा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, हराम है, और आपको नुकसान भी होगा। तो जिस रुख से देखें, दुनियावी रुख से देखें तो बीमारियां आप ख़रीद रहे हैं, तो कभी भी इन कार्बोनेटेड, और ख़ास तौर से देखिए, आप सब ने, मैं नहीं समझता कोई ऐसा हो जिसने संतरे ना खाए हों। संतरा खाने के बाद कभी मुंह आपका लाल नहीं होता। आप मिरिंडा पी लीजिए, फेंटा पी लीजिए, देखिए क्या रंग आता है आपके होंठों के ऊपर। ये कलर है, ये वो कलर है जो पॉइजनस है। ये वही कलर है जो अब इमरती और जलेबी में भी मिलाया जाता है, जो अब मिठाई में भी मिलाया जाता है, जो आपके चिकन टिक्के में मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? कि कम हीट से टिक्का जल्दी सिका हुआ दिखेगा, लाल हो जाएगा, उसने अपना ईंधन बचा लिया। हर जगह ये कंप्रोमाइज़ है, ये फसाद है पूरे समाज का। क्योंकि हम में से हर कोई ज़्यादा नफ़ा, इंस्टेंट नफ़ा, फटाफट कमाओ, रातों रात अमीर होना है। जलेबी ज़्यादा देर तक सेकनी पड़ेगी, ज़्यादा गैस जलेगी, उसने लाल रंग मिलाया। और आप देखिए, जब हलवाई मैदा घूलता है, पता नहीं आप देखते नहीं देखते, मैं तो देखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत मुझे दी है, ये आँखें, और इनका इस्तेमाल मुझे करने का हुक्म है। मुझे हुक्म है मुशाहिदा करने का, और ये मुशाहिदा मुझे दुनिया के बारे में बताता है कि पहले ये हलवाई जो था, ये सिर्फ मैदा घोलता था, आज उसमें रंग भी डालता है। वही रंग जो जर्दे में भी आप डालते हैं, वो रंग अब समझदार हो गए मैन्युफैक्चरर्स। मैंने खुद वो डिब्बा देखा है, उसकी फ़ोटो मेरे पास है, ट्रांसपेरेंसी मौजूद है। गाय छाप रंग हुआ करता था, उस पर गाय बनी होती थी। उस ज़माने में गाय की वो कहानी नहीं थी जो अब है, गाय ब्रांड चला करता था। उस पर लिखा हुआ है मेटानिल येलो, केमिकल होता है मेटानिल येलो, नॉट फॉर एडिबल पर्पजेज। ये उस डिब्बे पे जिस पे से आप जर्दे का रंग लेके आते है वही मेटानिल येलो जो आज भी यूज़ होता है। वजह क्या है कि जो ऑर्गेनिक रंग है, या जो असल रंग के लिए ज़ाफ़रान इस्तेमाल की जाती थी, वो महंगी बहुत हो गई है। तो उससे पैसे बचाने के लिए पहले ऑर्गेनिक कलर पे आए, वो भी महंगा आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कलर्स महंगे मिलते हैं, जो एडिबल कलर्स होते हैं, जिनको आप खा सकते हैं। लेकिन उनका भी खाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ ख़तरनाक साबित ना हो, हमारे यहाँ उसे सेफ़ कहा जाता है। मिसाल तौर पे आज हम बहुत शौक़ से पैरासीटामोल खाते हैं, क्रोसिन खाते हैं। पैरासीटामोल 20 साल हो चुके, मगरबी ममालिक में बैन हो चुका है। कार्सिनोजिन है, लिवर बर्बाद करता है, लिवर कैंसर पैदा करता है। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जो दुनिया भर में बैन है, हमारे मुल्क में चल रही हैं।
शायद हम ज़्यादा मजबूत और हट्टे कट्टे हैं, या किसी को हमारी फ़िक्र नहीं है। तो किसी को नहीं है तो हमें तो अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। तो ये रंग वो हैं जो ख़तरनाक हैं। तो बहरहाल मैं आपसे कह रहा था कि कैंटीन ज़रूर जाइएगा, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, कोशिश कीजिएगा। बल्कि मैं तो कहूँगा नहीं, देखिए मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें अभी नहीं कर सका और शायद करूँ भी नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ से आने से पहले मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था दिल्ली में, तो जाते ही मैंने वहाँ उस कैंपस में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल बैन कर दी थी। कोई फास्ट फूड हमारे कैंटीन में नहीं बिकता था, कोई बर्गर नहीं, कोई चाउमीन नहीं, कुछ नहीं, वो खाना जो ग़िज़ाइयत बख्श हो। जूस है, छाछ है। तो बहरहाल आप लोग, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको नुकसान देती हैं, आप अवॉइड करें तो अच्छा है। ये हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन साहब आपको लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। अच्छी लाइब्रेरी है, हम इसको डेवलप कर रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं। लाइब्रेरी का व्यू है। ये मास कम्युनिकेशन की बिल्डिंग है, जिसमें जो बच्चे हमारे यहाँ बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन में आए हैं जर्नलिज्म में और मास्टर्स के हैं, वो इसमें जाएंगे। ये पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल जो है सबसे ऊपर, इसमें साइंस फैकल्टी है। तो जो साइंस के बच्चे हैं उनको वहाँ जाना होगा। बाकी पॉलीटेक्निक के कोर्सेज इसी बिल्डिंग में होते हैं। ये उसी का व्यू है पॉलीटेक्निक का। ये उसके सामने ITI की बिल्डिंग है, ITI कोर्सेज भी हमारे यहाँ होते हैं। ये कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, CSIT की। थोड़ा आगे जाके है, ये CSE कोचिंग एकेडमी है, जिसमें UPSC के इम्तिहानों की तैयारी हमारी कराई जाती है। तो UPSC में भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे, और देखिए ये इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं उसमें बाहर के भी आते हैं, आप भी होते हैं, वो उसमें UPSC की 8 महीने कोचिंग कराई जाती है। अच्छे लोग आते हैं ताकि आप IAS IPS की तैयारी कर सकें, इम्तिहान दे सकें। इस साल हमारे 3 बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट हुए हैं और ये बड़ा अहम है, क्योंकि ये हमारा फुल फ्लैश पहला बैच था। इससे पहला बैच में फुल फ्लैश नहीं कहता, क्योंकि उनके हम उस तरह से ग्रूमिंग नहीं कर सके थे। ये वो बैच था जिस पे पूरी कोशिश की गई थी, मेहनत की गई थी। तो पहली बैच में 3 बच्चे हमारे प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए हैं। ये CS एकेडमी, ये स्कूल ऑफ एजुकेशन है, जिसमें B.Ed, DLED और M.Ed के स्टूडेंट्स जाएंगे। ये लैंग्वेजेस की बिल्डिंग है जो एजुकेशन के बाद आती है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस की उस साइड में आखिरी बिल्डिंग है, सबसे दूर है। इसमें तमाम लैंग्वेजेस हमारी हैं। तो लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए आपको यहीं जाना होगा, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, और इसके अलावा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर है, और लैंग्वेजेस के डीन का ऑफिस भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। और ये तो आखिरी आपके लिए इस प्रेजेंटेशन का है कि मेहनत से पढ़े, हमेशा अच्छा काम करें, अच्छा बोलें, बाअखलाक रहें। अच्छी ज़िंदगी आपका ताक़ुब करेगी, यानी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छी ज़िंदगी, बल्कि अच्छी ज़िंदगी आपका ताक़ुब करेगी। मैं काफ़ी वक्त आप लोगों का ले चुका। एक अनाउंसमेंट आखिर में मैं ये कर दूं कि प्रोग्राम अब ये है, देखिए कि मेरे बाद जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं हमारे, वो आपसे ख़िताब करके बताएंगे लाइब्रेरी के बारे में, यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स के बारे में। उसके बाद हम आपको डिस्पर्स करेंगे लंच के लिए, लंच ब्रेक होगा जिसमें आप लंच करें। उसके बाद नेक्स्ट ओरिएंटेशन आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में होगा। मिसाल तौर पे PG लेवल के बच्चे जो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जाएगा, किस में जाएगा? स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस की बिल्डिंग में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, वीमेन स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये तमाम शोबे वहीं पर हैं। तो वहाँ आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट और शोबे के तमाम टीचर्स से मिलेंगे। वहाँ आपको टाइम टेबल के बारे में बताया जाएगा या दिया जाएगा, ताकि आपकी क्लासेस किस तरह चलेंगी। BA के जो बच्चे हैं वो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की इस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे कमरा नंबर 137 में जाएंगे, 137। BA के स्टूडेंट्स रूम नंबर 137 में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस की बिल्डिंग जो सबसे आखिर में मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, इसमें जाएंगे BA के बच्चे। और ये सारे ओरिएंटेशंस 3 बजे शुरू होंगे, यानी यहाँ के इस प्रोग्राम से फारिग होके आप कुछ खा के फारिग होके 3 बजे तक डिपार्टमेंट्स में पहुँच जाइएगा अपने रेस्पेक्टिव। अच्छा, जो ब्रिज कोर्स साइंस में बच्चे आए हैं, ब्रिज कोर्स साइंस के बच्चे और साइंस के तमाम कोर्सेज़ के बच्चों को साइंस फैकल्टी जाना है, जो मैंने अभी दिखाया पॉलीटेक्निक की बिल्डिंग में सबसे ऊपर की फ्लोर पर है। इसमें ब्रिज कोर्स का ओरिएंटेशन कमरा नंबर 205 में होगा, और BSc बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री वाले बच्चे और PhD जूलॉजी वाले बच्चे रूम नंबर 222 में जाएंगे।
और बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन वाले बच्चे प्लस एमएससी और पीएचडी मैथ्स के बच्चे रूम नंबर 223 में 223 में जाएंगे। एक बात सिर्फ मैं रिसर्च स्कॉलर से, क्योंकि यहाँ नए रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे, उनसे ये कहना चाहूँगा कि नए रेगुलेशंस के हिसाब से अब रिसर्च एक बिल्कुल नए अंदाज से है। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिसर्च से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। ये ख्याल रखिएगा कि रिसर्च में अटेंडेंस बहुत ज़रूरी भी है, कंपलसरी भी है, और विद इन ए वीक और 2 बायोमेट्रिक्स ऑपरेट हो जाएंगे, क्योंकि आपका इंतज़ार यूँ था, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक में रजिस्ट्रेशन से पहले आपका डाटा फीडबैक होना है। आपको बायोमेट्रिक टेस्ट जो हैं, आपका फेस, आपका अंगूठा, ये सब चीज़ फीड होनी है। तो रिसर्च स्कॉलर्स की भी अटेंडेंस बायोमेट्रिक है, रोज़ अटेंडेंस होगी। जितनी अटेंडेंस होगी उसी हिसाब से आपकी स्कॉलरशिप्स की पेमेंट और हर चीज़ होगी। एग्ज़ाम्स आपके कोर्स वर्क के रिलेटेड, उसमें भी एक शेड्यूल है। अब आप जो रिसर्च समरी देंगे वो भी अपलोड होनी है वेबसाइट के ऊपर, आपकी थीसिस भी अपलोड होनी है। ये नए रेगुलेशंस है जिसके तहत, और आपकी थीसिस जो है लैंग्वेजेस को छोड़ के वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में सबमिट आपको करनी है, और ये टाइम बाउंड चीज़ है। तो ये सब नए रेगुलेशन में तफसील मौजूद है, आप लोग वेबसाइट आराम से देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप सबसे मैं कहूँगा ज़रूर देखिएगा, ख़ास तौर से नोटिसेस देखा कीजिए। ये जो बीए के बच्चे आए हमारे यंग, इनसे मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि नोटिसेस अक्सर आप मिस कर जाते हैं, तो कहीं स्कॉलरशिप अनाउंस हुई आप रह जाते हैं। गवर्नमेंट से बहुत स्कॉलरशिप भी मिलती हैं जिसका ऐलान होता है, उसके लिए आप DSW ऑफिस से भी मदद ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहिए, उसमें नोटिसेस भी होते हैं, तमाम प्रोग्रामों का ऐलान होता है, तफसील होती है। और दूसरी एक बात यह कि हम खुद, आपने फॉर्म में जो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है उस पर मैसेजेस आपके पास जाएंगे। तो ये ख्याल रखिएगा कि अगर आपका किसी स्टेज पे मोबाइल नंबर चेंज होगा या ईमेल एड्रेस चेंज हो तो वो हमें इत्तला आपको देनी है। और उसके लिए सबसे अच्छी तरकीब ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन्स को आप इत्तला दें, वहीं से डाटा मेंटेन होता है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मेरा नया मोबाइल नंबर ये है या मेरा नया ईमेल आईडी ये है, और उसमें अपना नाम, रोल नंबर और जो उस वक्त का फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिए। क्योंकि ये डाटा अगर आपका गलत हुआ तो जो डाटा आपको हम भेजते हैं वो कहीं और जाएगा, क्योंकि मैसेजेस भी आपको जाएंगे और ईमेल्स भी जाएंगी। तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। बाकी इसकी तफसील इंशाल्लाह जो मेरे बाद साथी आएंगे वो आपको बताएंगे। जैसा शुरू में अर्ज़ किया गया था, मेरी नेक ख्वाहिशात आप सबके साथ हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे ऑफिस से ज़्यादा बाहर पाएंगे, जब चाहे मिल सकते हैं। ऑफिस में मसला ये है कि कभी आप आएँ, मैं मसरूफ़ हूँगा तो शायद ना मिल पाऊँ, लेकिन उसमें भी गुंजाइश है कि मेरे ऑफिस में आप स्लिप छोड़ जाइए अपने नाम और मोबाइल नंबर की, जिससे आपको कॉल किया जा सके। तो अगर आप मुझसे मिलना ज़रूरी समझते हैं तो मैं ज़रूर आपको बुलाऊँगा। जिस वक्त आप फ्री होंगे, क्लास छोड़ के कभी मत आइएगा। जब आप फ्री हो मैं यही पूछूंगा कि बेटा किस वक्त आप फ्री हैं। जब फ्री हुए आप और मैं भी फ्री हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा और आपसे बात ज़रूर सुनूँगा। और हम सब लोग हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। आपसे सिर्फ ये चीज़ चाहिए कि डिसिप्लिन रहिएगा, अच्छे इंसान बन के रहिए, मोहब्बतें फैलाइए, नफ़रतों की कोई जगह नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम लोग इस मुल्क का सबसे अहम तरीन जो तराना है, हमारा कौमी तराना, उसके एहतराम में खड़े होंगे और IMC से मैं कहूँगा कि हमारा नेशनल एंथम कौमी तराना बजाया जाए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध